हेलो। मेरी आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. गुड इवनिंग। आप लोगों ने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया ग्रेविटेशन में? सर एस्केप वेलोसिटी कर लिया। केप वेलोसिटी कर लिया। आई थिंक केपलर्स लॉ बाकी है आप लोग का, है कि नहीं? ये सर वही करना था नेक्स्ट क्लास में। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने बेसिकली 3 डिफरेंट लॉज दिए मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, उसके बेस पे। देखिए, फर्स्ट क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट होते हैं अराउंड द सन जो रिवॉल्व करते हैं, उनका जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। उस इलिप्स के लिए हम 2-3 टर्म डिफाइन करते हैं। पहले बताता हूँ क्या क्या। इलिप्स कुछ इस तरह का डायग्राम होता है जिसके लिए 2 डिफरेंट फोकस। ओके सीधा, जस्ट 1 मिनट। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके, तो ये कुछ इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा डिफाइन होता है जिसके 2 फोकस होते हैं। एक होता है यहाँ पे और एक होता है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं टोटल डिस्टेंस डिफाइन करूं उस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस का उसके सेंटर से, तो उसको बोलते हैं सी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के इस टोटल डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग ए, दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। एंड यहाँ से यहाँ तक लेंथ को बोलते हैं बी, दैट इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तब इन तीनों टर्म के बीच में रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस। तब इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला टर्म। एंड दूसरा एक टर्म डिफाइन करते हैं इसेंट्रिसिटी। E which is equals to C by A। इन दोनों इक्वेशन का आपको आगे यूज आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसके लिए सन उसके किसी भी एक फोकस पे लाई करता है। सपोज कर लीजिए सन किसी इस पॉइंट पे लाई कर रहा है एंड प्लैनेट उसके आउटर बाउंड्री किसी इस पॉइंट पे हो सकता है, किसी इस पॉइंट पे हो सकता है, अलग अलग डिस्टेंस पे हो सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट डिफाइन करता है all planet revolve around the sun in an elliptical orbit for which sun lies at one foci। यहां तक किसी को डाउट? सर एक बारी No, sir. डिफाइन करना फिर से। ये मेरे पास कोई भी इलिप्टिकल पाथ बेसिकली बोलते हैं, जैसे आप कोई सर्कल ले लीजिए, सर्कल का एक सेंटर होता है, तो एलिप्स के लिए 2 डिफरेंट सेंटर होते हैं। ठीक, एक ये सेंटर हो सकता है, इसको फोकस बोलते हैं, और एक ये सेंटर हो सकता है। किसी भी एक फोकस के ऊपर सन लाई करता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे ले लिया, एंड उसके आउटर बाउंड्री पे प्लैनेट क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इसी की वजह से उस प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम द सन हर अलग अलग इंस्टेंट पे क्या करता है? चेंज करता जाता है। आई बात समझ? यस सर। अब इसके इस अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की बेस पे कौन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? पहला, सीजनल चेंज।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीजनल चेंज किन किन बात पर डिपेंड करेगा, तो आप बोलिएगा दो टर्म पे। एक डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड दूसरा उस प्लैनेट का इंक्लिनेशन जिसके ऊपर वो रोटेट कर रहा है उसके ऊपर। कैसे? जैसे मान लीजिए अर्थ इस तरह से, उसका एक्सिस अगर ड्रॉ कीजिए जिसके ऊपर वो रोटेट कर रहा हो कुछ इस तरह से, ऐसे। तो अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करूं तो इक्वेटर कुछ ऐसा होगा। तो अभी ये फेस सन के अगर नजदीक हो तो क्या होगा, डायरेक्टली सन रेज फॉल करती होंगी इसके ऊपर, एंड उसकी वजह से उसमें उस पॉइंट पे समर सीजन हो सकता है। अगर यही प्लैनेट अगर फादर पॉइंट पे चला जाए, इस पॉइंट पे, ऐसा, एंड वहां एक्सिस ड्रॉ कीजिए सेम इंक्लिनेशन के साथ, एंड रोटेशन डिफाइन कीजिए इस तरह से, तो उसके लोअर रीजन पे डायरेक्ट सन रेज फॉल करते होंगे, इसके अपर रीजन ऑफ इक्वेटर पे स्लैंट रेज फॉल करती होंगी। इसीलिए शायद आपने सुना हो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हमसे सीजन उल्टा चलता है। हमारे यहाँ अगर विंटर है तो उनके यहाँ समर होता है, हमारे यहाँ समर है तो उनके यहाँ विंटर होता है, उल्टा होता है। आई बात समझ? यस सर। यस सर। तो सीजनल चेंज किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पे दो चीजों पे अफेक्टेड होती है, पहला डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट। तो सीजनल चेंज on Earth is due to distance from sun as well as orientation of axis of rotation, जिसमें ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस के। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। इसको नोट डाउन कर लिए पहले। सर वो क्या लिखा है सर, फॉर विच सन लाइज एट वन, उसके आगे। फोकाई, वन फोकस भी लिख सकते हैं, वन फोकाई भी लिख सकते हैं। यहाँ तक सबने लिख लिया? सर थोड़ा चाहिए।
Yes, sir. Sir, done. ओके, बाकी लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेनली इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड लॉ होता है जिसपे बेस्ड बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं. सेकेंड इज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज. ये क्या कहता है? सपोज कर लीजिए कोई प्लैनेट है जो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है. सन किसी एक फोकस के ऊपर किसी इस पॉइंट पे लाई कर रहा है. अब उस प्लैनेट के मूवमेंट के हिसाब से अगर मैं एरिया स्वेप कैलकुलेट करूं, सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक, आपको मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि एरिया एंड टाइम पीरियड कैसे आपस में रिलेटेड होगा, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. अभी आप थ्योरेटिकल समझिए. तो कहता है कि प्लैनेट अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है तो कुछ एरिया स्वेप्ट करेगा, ये इतना एरिया. उसी तरह किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो कुछ एरिया स्वेप्ट करेगा, इतना एरिया. तो चूंकि ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है इसलिए ये आर्क स्मॉल लिया मैंने, एंड ये डिस्टेंस चूंकि स्मॉल है तो यहाँ पे आर्क लेंथ ज्यादा लिया, सो दैट के दोनों का एरिया क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. तो कहता है अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो जाए, इफ एरिया ASB अगर इक्वल हो जाए एरिया CSD के, तब कहता है प्लैनेट A से B तक जाने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम C से D तक जाने में लगता है. Therefore, time taken by planet to go from A to B must be equals to time taken by the planet to go from C to D. इसका मतलब प्लैनेट एंड सन इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको बोल सकते हैं आप रेडियस वेक्टर. वो इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया क्या कर सकता है, स्वैप कर सकता है. इसी पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज. ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. कोई प्लैनेट मान लिया मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप रेडियस वेक्टर मान लीजिए. सो रेडियस वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम गैप, सो दैट ए से बी तक जाने में जितना एरिया स्वैप करे, सी से डी तक जाने में जितना एरिया स्वैप करे, अगर दोनों इक्वल होगा तो उनका टाइम क्या होगा, इक्वल हो जाएगा. मैं इसको प्रूफ करूंगा. अभी बोलिएगा the line joining planet to the sun sweeps equal areas in equal time gap. पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको प्रूफ करना बताता हूँ कैसे प्रूफ कर सकते हैं. Sir, written. किसी ने ना लिखा हो यहाँ तक? सबने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये सेंटर ले लिया इस पर्टिकुलर एलिप्टिकल पाथ के लिए. नहीं, मैं सन के इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने एक्सिस ड्रॉ किया. वहां से प्लैनेट किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी इस पॉइंट पे होगा. थोड़ी देर बाद उसका इंस्टेंट चेंज होने के बाद वो कुछ यहाँ पे चला गया होगा, सो दैट कि इनके बीच का कुछ एरिया स्वैप करता होगा यहाँ से यहाँ तक, जिसकी वजह से ये कुछ एंगल यहाँ पे डिफाइन होता होगा, सम स्मॉल एंगल थीटा.
ये किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या किया, मूवमेंट किया, इसको आप सेंटर मान लीजिए। ये डायग्राम समझ में आया? ये कोई प्लैनेट है जो किसी इस पॉइंट से मूव करके किसी इस पॉइंट तक जा रहा है, ताकि कुछ इतना अमाउंट ऑफ एरिया स्वैप कर रहा है इन सम अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, इस डिस्टेंस को r मान लीजिए, इस डिस्टेंस को r मान लीजिए, तो आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी को याद है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या बताता है? जैसे वहां पे आपने पढ़ा होगा a क्रॉस p mod is equals to ab into sin theta। सूरत अभी मैं वहां पे आऊंगा, अभी उसको डिस्कस नहीं किया मैंने। a क्रॉस b इज इक्वल टू इतना होता है। ये टर्म एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताता है। तो इसी चीज को अगर मैं हाफ कर दूं बोथ साइड, तो किस बात को डिफाइन करता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। यहां तक किसी को डाउट? No, sir. तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करूं। सो डेल्टा ए स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन दिस गिवन टाइम इज हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। ए यहाँ पे कितना है r, बी भी यहाँ पे कितना है r, तो r स्क्वायर, एंड थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, इतना हो जाएगा। अब चूंकि ये मेरे पास एंगल बहुत छोटा है, तो इसको आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो ये टर्म हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 टाइम्स थीटा। यहां तक किसी को डाउट? No, sir. अब मुझे टाइम के साथ इसका रिलेशन चाहिए, तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। एंड मुझे इस टर्म को इंस्टेंटेनियस बनाना हो तो दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए। सो डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी with limit delta t tends to 0 is equals to r square by 2 to be constant, limit delta t tends to 0 delta theta by delta t। इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने क्या क्या मैथमेटिकल टर्म यूज किया है, उसका अपना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, बताता हूं। अब ये पूरा टर्म आपने शायद डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि इस पूरे वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा टर्म है यहां से यहां तक, एंड उसी तरह इस पूरे टर्म को यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलिएगा डिफरेंशिएशन उस पर्टिकुलर गिवन क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू टी, बोल सकते हैं। Yes, sir. पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। महराज, कोई डाउट यहां तक आपको? No, sir. ओके, यहां तक सबने लिख लिया? Please wait. Yes, sir. अब देखिए जो लास्ट में लिखा था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी, इस चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये पूरा टर्म आपको बता देगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, और इसको बोल सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। आपने रोटेशनल में पढ़ा होगा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा को बोलते हैं, जिसकी वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। सो आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी बोल सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब देखिए
किसी भी पॉइंट पार्टिकल के लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करूं तो होता है मेरे पास I टाइम्स ओमेगा। I किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए m टाइम्स r स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। यहां से r टाइम्स r स्क्वायर ओमेगा अगर कैलकुलेट करना हो तो ये वैल्यू L बाई m इससे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट L डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ m। यहां तक किसी कोई डाउट? L यहां पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अर्पित यहां तक कोई डाउट? सर आई क्या था? I is moment of inertia, omega is angular velocity। ओके, आपने रोटेशनल में पढ़ा होगा। यस सर। अलविया इकबाल कोई डाउट यहां तक? सिद्रा? नो सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे dA by dt, ये जो क्वांटिटी होती है इस पर्टिकुलर टर्म को एक नाम डिफाइन करते हैं। इस टर्म को बोलते हैं हम लोग एरियल वेलोसिटी। सो आपसे जानबूझ के एरियल वेलोसिटी पूछ सकता है, विच इज इक्वल्स टू L by 2 टाइम्स ऑफ m। आपने रोटेशनल में एक टर्म पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसी को याद है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? किसी को याद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? अर्पित? सांची याद है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? किसी को याद नहीं? हमने वहां पढ़ा था रोटेशनल में टाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू dl बाई dt। नेट टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वहां पे कहता था कि अगर टॉर्क एक्सटर्नल अप्लाइड ऑन द सिस्टम 0 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। यहां तक किसी को डाउट? इसी चीज को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस पूरे प्लैनेटरी मोशन में कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। बोल सकता हूं। Yes, sir. एंड ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे L कंजर्व है, मास कांस्टेंट होता है, तो ये पूरी एरियल वेलोसिटी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट हो सकती है। बोल सकते हैं। Yes, sir. सो यहाँ पे L कंजर्व्ड है, सो मैं बोल सकता हूं dA by dt is equals to constant। यहाँ पे टाइम को उस साइड ले जाइए, सो dA directly proportional to dt means amount of area swept by the planet is directly proportional to time taken। मतलब जितना एरिया ज्यादा स्वेप करेगा उतना टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। यहां तक किसी को डाउट? सर ये जो आप पूछ रहे थे No, वो sir. कैसे बोल रहे थे आप, जो कंजर्वेशन वाला? मैंने पूछा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी को पता है या नहीं पता है, तो आपको बोलना चाहिए था टॉर्क का रिलेशन ये होता है, ठीक। सर तब वो हमने कहता है पढ़ा नहीं ना। रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा? नहीं सर, वो सर ने डायरेक्टली ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो जिस तरह देखिए मैं बताता हूँ, जिस तरह हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन में जैसे हम फोर्स यूज करते हैं, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt होता है ना। तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, तो फोर्स को रोटेशनल टर्म में टॉर्क बोलते हैं, एंड लीनियर मोमेंटम को रोटेशनल टर्म में एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं।
तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का रिलेशन था, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है। सेम उसी तरह रोटेशनल टर्म में इफ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। आई बात समझ? ओके सर। तो इसी पर्टिकुलर रूल को यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। टॉर्क अप्लाई नहीं होता किसी प्लैनेटरी मोशन में तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होगी। इट मींस जो एरियल वेलोसिटी है dA/dt वो कांस्टेंट होगी। तो अगर टाइम को उस साइड ले जाइए तो dA दैट इज एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट टाइम के कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। यस सर। यहां तक किसी कोई डाउट? No, sir. सूरज? Yes, sir. ओके, कोई डाउट? No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। So can you repeat what I is? I is moment of inertia. Omega is angular velocity. As like for linear momentum, P equals to mass times velocity. Mass in terms of rotational motion behaves like moment of inertia, and velocity in rotational motion, it will be treated as omega. Written. महराज, कोई डाउट यहाँ तक? सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. सो हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया कि जो अमाउंट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट है इक्वल टाइम में इक्वल कर सकता है। इसलिए एरिया एंड टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, या बोल सकते हैं कि दोनों का रेशियो एरियल वेलोसिटी कहलाता है जो हमेशा कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके रिलेटेड कुछ रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। ये आपका इलिप्टिकल पाथ जिसके लिए सन किसी एक फोकस पे लाई कर रहा है, किसी इस पॉइंट पे। प्लैनेट अगर क्लोजेस्ट टू द प्लैनेट हो, क्लोज टू द सन किसी इस पॉइंट पे, या फारदेस्ट टू द सन किसी इस पॉइंट पे, तब इस पर्टिकुलर पॉइंट जब वो सन से सबसे क्लोजेस्ट होता है तब इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पेरीहेलियन। एंड जब फारदेस्ट पॉइंट पे होता है इस पॉइंट पे तो उसको बोलते हैं हम लोग एपीहेलियन। यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब इसके बेस पे डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। क्योंकि इसको मैंने सेंटर मान लिया था, ओ ले लीजिए। फोकस इसका अपना कुछ कोऑर्डिनेट था, या उसका डिस्टेंस बोल सकते हैं यहां से यहां तक कितना? सी। टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां से यहां तक कितना? ए। तो इस साइड भी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ए। अब यहां से उस पर्टिकुलर प्लैनेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं पेरीहेलियन पॉइंट का डिस्टेंस सन से कैलकुलेट करूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तब इसको बोलता हूं आरपी। अगर मैं एपीहेलियन का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं यहां से यहां तक तो इसको बोलते हैं आर ए। तो पहली चीज डिस्टेंस ऑफ पेरीहेलियन, देखिए यहाँ पे ये ए है और ये सी है तो इसको लिख सकता हूं ए माइनस सी। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एपीहेलियन आर ए सी प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूं। यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir.
अब अगर इन दोनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए, सो आर पी डिवाइड बाय आर ए इक्वल्स टू ए माइनस सी डिवाइड बाय ए प्लस सी। अब आपके पास एक रिलेशन था, eccentricity is equals to c by a, so we can write c is equals to a times c। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अब देखिए कितना आता है, a माइनस a टाइम्स e डिवाइड बाय a प्लस a टाइम्स e। न्यूमरेटर से कॉमन कर लीजिए, सो 1 माइनस e डिवाइड बाय 1 माइनस, सो a and a कैंसिल आउट, सो यहाँ से रिलेशन आ गया rp डिवाइड बाय ra इक्वल्स टू 1 माइनस e डिवाइड बाय 1 प्लस e। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। Written. सबने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए इस सेम चीज को अगर मैं वेलोसिटी के टर्म में कैलकुलेट करूं, सपोज कर लीजिए प्लैनेट पेरिहेलियन पॉइंट पे उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी vp एंड एपीहेलियन पॉइंट पे इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी va। मुझे वो रिलेट करना है, कैसे रिलेट करूं? एज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, सो एंगुलर मोमेंटम एट पेरिहेलियन मस्ट बी इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम एट एपीहेलियन। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रेडियस टाइम्स लीनियर मोमेंटम, दैट इज मास टाइम्स वेलोसिटी, व्हिच इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स लीनियर मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी। मास दोनों साइड इक्वल, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं rp डिवाइड बाय ra इक्वल्स टू va डिवाइड बाय vp। बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ से देखिए जो डिस्टेंस है वो उसकी वेलोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस कम होगा वहां पे उसकी वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, या जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी वहां पे उतनी क्या होगी, कम होगी। फिर बोल सकते हैं कि प्लैनेट अराउंड द सन कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व नहीं करता, उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे क्या होती है, चेंज होती जाती है। बोल सकते हैं? Yes, sir. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा? No, sir. तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो आप बोल सकते हैं प्लैनेट moves faster when it is closer to the sun, and slower जब वो दूर होता है। अर्पित, यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, अब इसी रिलेशन के बेस पे मैं जो लेफ्ट वाला रिलेशन में निकाला था r के टर्म में उनको पुट कर दूं, सो वी कैन राइट va
divided by Vp, which is also equals to Rp divided by Ra, which is equals to 1 minus E divided by 1 plus E. So velocity का ratio, distance का ratio in terms of eccentricity. लिख लिया यहाँ तक आपने? सर एक सेकंड। रोशनी कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके सर हाँ पूछिए। सर ये वाला पॉइंट बताना सर, जो आपने लिखा है ना कि प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट क्लोज कम टू द सन। देखिए मैंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो एंगुलर मोमेंटम मैंने पेरीहेलिन पॉइंट पे लिखा, एंगुलर मोमेंटम एपीहेलिन पॉइंट पे लिखा, दोनों को इक्वेट कर दिया कि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, टॉर्क 0 होता है इसीलिए। तो इस पेरीहेलिन पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम उसकी वैल्यू लिखा। देखिए एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? कोई भी टर्म जो रोटेशनल टर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम L, तो इसकी वैल्यू होती है R टाइम्स लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी, सो इट विल बी R टाइम्स m इंटू v, या उसको mvr बोल सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया इस पॉइंट पे। ओके सर। मास कांस्टेंट होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो rp इंटू वी पी इज इक्वल टू ra इंटू वी है। ra को डिवाइड कर दीजिए तो आप ये रेशियो ऑब्टेन करेंगे। इस रेशियो से मैं क्या लिख सकता हूँ, या क्या देख सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है उसके अपनी वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे p vp के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। सो डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। सो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। इसीलिए प्लैनेट जब सन से नजदीक होगा तो फास्ट मूव करेगा। ओके सर। अरसलान कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया नीट में, उन्होंने कहा कि एक इलिप्टिकल पाथ दे रखा है एक प्लैनेट के लिए अराउंड द सन। सन किस एज पॉइंट पे है? आपको पॉइंट दिया, एक पॉइंट ये मान लीजिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ये मान लीजिए सन है। सो अरेंज काइनेटिक एनर्जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर किसी प्लैनेट के अराउंड द सन रिवॉल्व करने के बेस पे अरेंज कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी ए, काइनेटिक एनर्जी बी एंड काइनेटिक एनर्जी सी, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है। काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कहाँ से होना चाहिए? सन से।
सूरत अपनी कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कीजिए। गुड अर्सलान। अर्पित आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सही है। सर ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी उसको पहले लिखिएगा। ओके सर। सर मैं दोबारा सेंड किया, एक बार चेक कर दीजिए। सही है। सिद्रा आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, उससे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे होगा एंड सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे होगा। जितना डिस्टेंस कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी? ए पॉइंट पे, तो ये मैक्सिमम है। उसके बाद सी पॉइंट पे एंड सबसे कम बी पॉइंट पे। तो ये लार्जर से स्मॉलर की तरफ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। गुड आयुषी, ये क्वेश्चन सबको समझ आया? Yes, यस sir. सर। कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आया क्वेश्चन? मैंने भी भेज दिया था। ओके, अब देखिए लगभग सबका ही आंसर सही आया था। जो मैंने पीछे रिलेशन लिखा था, VP डिवाइड बाय VA इज इक्वल्स टू RA डिवाइड बाय RP। यहाँ पे मैंने ए ऊपर लिखा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई। अगर आपको ई की वैल्यू निकालनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टर्म, तो ये याद रखिएगा ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। सो ऑन रीअरेंजिंग आप ऐसे लिखिए, आर के टर्म में ए बड़ा होता है पी से, माइनस डिवाइड बाय प्लस। वेलोसिटी के टर्म में पेरीहेलिन पे वेलोसिटी ज्यादा बड़ी होती है, सो वीपी माइनस वीए डिवाइड बाय वीपी प्लस वीए। तो या तो रिलेशन आपको रेडियस के रेशियो पूछ सकता है, या तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस या इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ये पूछ सकता है। तो डायरेक्ट रिलेशन आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? कैसे में रिलेशन याद रखने का तरीका सिखाया। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से हमेशा हमेशा छोटी होती है, तो न्यूमरेटर में डिफरेंस पार्ट होगा दोनों टर्म का। डिफरेंस पार्ट में लार्जर वैल्यू पहले लिखते हैं, स्मॉलर वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो एपी हेलिन का डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेरी हेलिन, तो उसके बेस पे ही है। यहां तक सबको समझ आया? यस सर। Yes, sir. ओके, इसमें बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज कर रहा है। पेरी हेलिन पॉइंट पे स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एंड एपी हेलिन पॉइंट पे फारदेस्ट डिस्टेंस है। तो मीन डिस्टेंस कितना हो सकता है? मीन डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आप ये यूज कीजिएगा, आर ए प्लस आर पी डिवाइड बाई 2। लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह ये नहीं होता, तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, आर एम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए इंटू आर पी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर पी। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये कहीं कहीं पे भी आपको दिया हो सकता है। अगर दोनों लिखा हो तो नीचे वाला ज्यादा करेक्ट है। तो ये याद रखिएगा, मीन डिस्टेंस किसी प्लैनेट का कितना हो सकता है। आई बात समझ? यस सर। ओके।
सबने लिख लिया? Yes, sir. आगे बताओ। अंशिका, यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, एक और नीट में क्वेश्चन पूछा आसान सा। उसने कहा कि एक प्लैनेट ले लीजिए इस तरह, सन से डिस्टेंस, ये पॉइंट सन ले लीजिए, इनकी नेमिंग कर दीजिए, ए बी, ये पॉइंट सन है, ये सी, ये डी, इस तरह से। तो क्वेश्चन कहते हैं कि अगर एरिया ASP is twice of area CSDK, find relation between time AB and time CD। बहुत आसान क्वेश्चन, आई थिंक सब कर सकते हैं। जल्दी से 1 सेकंड में आंसर बताइए। गुड साची। अर्पित, क्वेश्चन समझ आया आपको? सर एक बार रिपीट कर दो सर। कोई प्लैनेट है जो A से B तक जा रहा है एंड C से D तक जा रहा है, एरिया ऑफ A टू B एरिया ऑफ C टू D के डबल है, तो बताइए टाइम का क्या रिलेशन होगा? गुड अरसलान। अंशिका, एक बार अपने सॉल्यूशन चेक कीजिए। गुड सूरज। गुड नोमा। सर ये नीट के क्वेश्चंस हैं? हाँ, नीट का क्वेश्चन नहीं है, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, नीट में पूछा जा चुका है। देखिए, आप बोलिएगा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सो DA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DT। जो जितना एरिया ज्यादा होगा टाइम उतना क्या लगेगा, ज्यादा। सो मैं बोल सकता हूँ टाइम टेकन टू गो A टू B एंड टाइम टेकन टू गो C टू D, उसके कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सर मैंने भी दिया था ये आंसर। अच्छा अच्छा, जिन्होंने ये दिया है आंसर वो सही है। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। महराज, Sir, हाँ पूछिए। the velocity is
एरिया किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, ए से बी तक जाने का या सी से डी तक जाने का? ए टू बी का एरिया ज्यादा है, कितना ज्यादा है? सी से डी तक ट्वाइस ज्यादा है, इसलिए ए से बी तक जाने का टाइम भी सी से डी तक जाने के टाइम से डबल होगा। जैसे इसकी वैल्यू अगर 5 मिनट होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 10 मिनट हो जाएगी ना, क्योंकि एरिया ज्यादा ले रहा है। आई बात समझ? Yes, sir. ओके, अब एक्चुअल कैलकुलेशन पे आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है, कोई प्लैनेट है जो मूव कर रहा है, यहाँ पे सन मान लीजिए, इस पॉइंट पे सन है एस, कोई प्लैनेट मूव कर रहा है इस पॉइंट से ए कहाँ तक, इस पॉइंट तक बी तक। तो क्वेश्चन कहता है इफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट around the sun is t, find time to go from a to b। तो मुझे इस t टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में टाइम a से b तक जाने का कैलकुलेट करना है। तो आपने ज्यादातर तक ये बोलेंगे क्योंकि a से b तक इस पूरे एलिप्स का 1/4 है, तो एरिया 1/4, टाइम भी कितना हो जाएगा 1/4। ऐसा आंसर किन किन का है या किसका आंसर ऐसा नहीं है? सर मैंने तो यही सोचा। टाइम टेकन टू गो ए टू बी विल बी 1/4 ऑफ टाइम टू इतना। क्या आप लोगों ने सबने ऐसा ही सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए? Yes, sir. फिर से ध्यान कीजिए, मैंने डिफाइन किया था एरिया हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, तो आप बोलिएगा प्लैनेट एंड उस सन के लाइन ज्वाइनिंग से। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों ज्वाइन कर दूं, तो आपका बेसिकली एरिया कितना है, ये पार्ट है। क्या ये एरिया पूरे इलिप्स के एरिया का 1/4 दिख रहा है आपको? नो सर। तो अब आप तो नहीं बोल सकते इतना टाइम होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? इसलिए आंसर ये नहीं होगा। अब वो कितना आंसर होगा मुझे कैलकुलेट करना है उस एरिया के बेस पे। उस एरिया की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? देखिए मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं, बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये जो पॉइंट होता है जहां पे सन लाई करता है उसको फोकस बोलते हैं। फोकस से उसके सेंटर तक की दूरी होती है सी, ये होता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहां से यहां तक बी। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ट्रायंगल ए ओ एस। अर्पित कितना एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सी, हाइट कितनी है बी, Half सो वी C. कैन राइट हाफ बी इंटू सी। अब देखिए सी की वैल्यू मैं इसेंट्रिसिटी के टर्म में ए इंटू ई लिख सकता, तो यही वैल्यू लिख सकता हूं ई टाइम्स ए इंटू बी डिवाइड बाई 2। अरसलान यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, फिजिक्स में याद रखिएगा किसी भी कर्व फिगर उसका एरिया, वो सर्कल हो इलिप्स हो, दोनों में से कुछ भी हो, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी को याद है? आपने शायद ग्राफ पढ़ा होगा, तो अब याद रखिए एरिया ऑफ कर्व डायग्राम या कोई भी कर्व फिगर, तो उसका एरिया होता है पाई टाइम्स r1 इंटू r2।
इवन कि मैंने ये क्लास ली थी ट्यूटोरियल मोमेंटम एंड इम्पल्स पढ़ाने में, तो वहां पे मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था, बट शायद आपको याद ना हो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो एरिया ऑफ कोई भी कर्व हो तो उसका एरिया होता है पाई r1 इंटू r2। तो यहाँ पे इस इलिप्स के लिए जो r1 है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है a, r2 जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है b, सो वी कैन राइट पाई टाइम्स a इंटू b। किसका एरिया? एरिया ऑफ टोटल इलिप्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। महराज, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ओके आयुषी, ये बताइए मुझे एरिया ए ओ बी चाहिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में? Sir, area of AOB will be A- 1 by. Sir, ACB or AOB? ए ओ बी का एरिया चाहिए मुझे टोटल इलिप्स के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना होना चाहिए? Sir, 1 by 4. गुड। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एरिया ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, दैट इज पाई ए इंटू बी। अब मैं क्या शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ ए एस बी का? अर्पित, इसको माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस कर देंगे। सो एरिया ए ओ बी को माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एस, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई ए बी बाई 4 माइनस ऑफ ई ए बी बाई 2। ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप ही से कैलकुलेट करा दूंगा टाइम कितना कैलकुलेट वहां से वहां तक लगेगा। सूरत, यहां तक कोई डाउट? सिद्रा रहमान, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके सबने लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए मैं रिलेशन यूज करूं, हम ये जानते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। सो इसका मतलब टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल टाइम, स्मॉल एरिया डिवाइड बाय स्मॉल टाइम, क्या दोनों इक्वल होना चाहिए? बोल सकते हैं ऐसा? सर कैन यू सो मुझे यहां से, हाँ बोलिए अरसलान। रिपीट? देखिए
डीए बाई डी टी मेरे पास कांस्टेंट है, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो अगर मैं टोटल कंप्लीट पाथ के लिए बोलूं, टोटल एरिया ए, तो कंप्लीट पाथ के लिए टोटल टाइम पीरियड कितना था टी, तो इसका भी रेशियो उतना ही आएगा। और कोई भी स्मॉल पोर्शन के लिए एरिया कैलकुलेट करूं, उतने के लिए टाइम कैलकुलेट करूं, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बोल सकते हैं। यस सर। अब मुझे आपको टाइम कैलकुलेट करना था, तो टी इज इक्वल्स टू, ये उस साइड गया तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन कैपिटल ए इनटू टाइम पीरियड। पीछे आपका रिलेशन था एरिया जो रिक्वायर्ड है ए एस बी, वो था आपका पाई ए बी डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ ई इंटू ए डिवाइड बाई 2। एरिया टोटल पाई ए बी दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो इसकी वैल्यू इतनी है पाई ए बी डिवाइड बाई 4 माइनस ऑफ ई ए बी डिवाइड बाई 2 into time period t whole divide by area of ellipse, that is pi a by 2। अब इसको दोनों के डिनोमिनेटर में ले लीजिए। सो इसके डिनोमिनेटर में लूंगा तो 1/4 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में लूंगा और 2ab, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम्स टाइम पीरियड। समझ आया कैलकुलेशन? यस सर। आयुषी समझ आया? Yes, sir. अंशिका? सर एक बार और Yes, रिपीट sir. कर। किसी को समझ ना आया हो तो पूछ लीजिए। ओके ओके, हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया था कितना एरिया आ रहा था उस पॉइंट पे, तो मैंने यहाँ पर रिलेशन यूज किया टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो अमाउंट ऑफ एरिया स्वैप बाय टाइम टेकन, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा। सो टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, स्मॉल एरिया डिवाइड बाय स्मॉल टाइम, दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो मुझे इस स्मॉल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो मैं उसको इस साइड ले गया, इस ए को इस साइड और उसको इस साइड रीअरेंज करके ये रिलेशन आ गया। ये स्मॉल ए था प्लैनेट वो है, दैट इज ASB, जिसकी वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी इतनी। कैपिटल ए इज द टोटल अमाउंट ऑफ एरिया एलिप्स का पाई ए बी, एंड कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वो दे रखा था। उन सबकी वैल्यूज पुट कर दिया। ये टर्म डिनोमिनेटर में, इसको एक बार इसके नीचे लिखिए, पाई ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार इसके डिनोमिनेटर में लिखिए, तो इतना रिलेशन आ जाएगा। समझ आया आप? यस सर। अर्पित, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इसको नोट डाउन कीजिए। एक मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी पे बेस्ड। अगर सर ने लिख लिया हो तो ये क्वेश्चन करके बताइए जरा। क्या दोनों टाइम इक्वल होगा? नो सर। No, sir. तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट किया था, जब यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा तो ये ट्रायंगल, इसका एरिया क्या बनाएगा,
ऐड करने के लिए, क्योंकि ये एरिया ट्रायंगल प्लस दिस टर्म होगा। तो कुछ भी नहीं, बस जो हमने लास्ट फॉर्मूला डिराइव करके लाया था उसमें प्लस कर दीजिए। आया समझ? यस सर। अर्पित समझ आया? यस सर। किसी को समझ ना आया हो यहां तक कैलकुलेशन पूछ लीजिए। सिद्रा रहमान, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अंशिका समझ आया? So time taken to go from C to D, इस पर्टिकुलर टर्म में बस प्लस कर दीजिए। So it will be 1/4 plus E times 2 pi into capital D. So अब ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये रिलेशन हर जगह डेराइव इतना लेंदी नहीं कर सकते। तो अब बस रिलेशन याद रखिए, प्लस माइनस कैसे कैसे हो सकता है वो रिलेशन याद रखिए। सबने लिख लिया? यस सर। साची कुछ पूछना है? No, sir. ओके। सो इतनी सारी चीजें आपको इस सेकेंड लॉ के बेस पे पूछी जा सकती है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के बेस पे। थर्ड कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड मीन्स टाइम पीरियड। सपोज कीजिए सन, उसके अराउंड कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां से स्टार्ट किया इसने, कंप्लीट पाथ रिवॉल्व करने के बाद इसी पॉइंट पे आया, तो उसने टाइम टेकन कितना लिया? टी। चूंकि इस प्लैनेट का डिस्टेंस हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो उन सारे डिस्टेंस का मीन डिस्टेंस कैलकुलेट किया। सो मीन डिस्टेंस एंड इस टाइम पीरियड दोनों के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। आपने इस रिलेशन को डायमेंशनल एनालिसिस में कैलकुलेट किया होगा। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर: मीन डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ सन। मतलब प्लैनेट जिस पर्टिकुलर स्टार उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, उसका टाइम पीरियड उस स्टार के मास पे डिपेंडेंट होता है। सो वी कैन राइट P is equals to some constant K, gravitational constant to the power X, mass of sun to the power Y, and mean distance R to the power Z. आपने पढ़ा होगा डायमेंशनल एनालिसिस में, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो इस तरह हम फॉर्मूला बनाते थे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डायमेंशंस लिख के उनके पावर्स को सॉल्व करते थे। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी K की वैल्यू 2 पाई रूट अंडर R to the power Q divided by G times M. So on squaring both sides, T square is equals to 4 pi square divided by G into M times R cube. ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब इस रिलेशन से आप ये बोलेगा कि जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। इसी चीज को हम क्या
बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड. सो लॉ ऑफ पीरियड कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of their mean distance from the sun. The square of time period of a planet around the sun is directly proportional to the cube of their mean from the sun. तो हमें सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है कि टाइम पीरियड एंड मीन डिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल इसके इक्वल होता है. मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर डिवाइड बाय मीन डिस्टेंस उसका क्यूब. अगर मैं अर्थ के लिए बोलूं, किसी प्लैनेट के लिए बोलूं, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. बट ये एप्लीकेबल तब होगा जब वो एक ही स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तब. जानबूझ के क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दे कि अगर मैं अर्थ के लिए डिफाइन कर रहा हूं और दूसरा सपोज कर लीजिए कोई दूसरा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे मास ऑफ स्टार सन के मास का डबल है, ट्रिपल है, तो क्या दोनों रेशियो सेम होगा? आप बोलिएगा नहीं. आई बात समझ? यस सर. तो एक्चुअल फॉर्मूला आपको ये टर्म याद रखना चाहिए इस पर्टिकुलर थर्ड लॉ के बेस पे. यहां तक कोई डाउट किसी को? मैं आपको दोनों तरह से क्वेश्चन बताता हूं कैसे कैसे हो सकता है. पहले इसको नोट डाउन कीजिए. फिर डेफिनेशन में क्या लिखा आपने स्टार्टिंग में? स्क्वायर. The square of time period of a planet around the sun सबने लिख लिया यहां तक? Yes, sir. यस सर. नीट में एक क्वेश्चन पूछा, if distance of earth from the sun becomes half of its present value, then find
that period of revolution. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? Yes, sir. अभी अर्थ जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सपोज कर लीजिए उसका ऑर्बिट अपने प्रेजेंट से हाफ हो जाए अराउंड द सन, मतलब दोनों कंडीशन में जो स्टार है जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वैल्यू सेम है, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होगी, यहाँ पे मास ऑफ स्टार पे अफेक्टेड नहीं होगा। सो मैं बोल सकता हूँ T1 स्क्वायर बाई R1 क्यूब एंड T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यूब, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। आपको T1 इनिशियली अभी कितना है? 365.25 days. R1 that is mean distance from the sun, ये 1.496 into 10 raised power 11 meter, that is एंगस्ट्रॉम। ये R1 के टर्म में रहने दीजिए, इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, देखिए T2 की वैल्यू कितनी आती है। सर एक बार फिर से बताना क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कि अर्थ इनिशियली इसी ऑर्बिट में था, मतलब अराउंड द सेम सन, एंड उसका रेडियस जब श्रिंक किया तभी भी वो अराउंड द सन ही रहा। मास ऑफ स्टार जिसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई बस समझ? अर्पित समझ आया? यस सर। ओके, तो इस कंडीशन में वो रेशियो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इतना रिलेशन आएगा। T1 की वैल्यू आपको दे रखा है, इनिशियली टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन कितना होता है? 365 डेज। R2 की वैल्यू R1 का हाफ है, तो यहां से T2 कैलकुलेट कर लीजिए। R2 is half of R1, so it will be 1/2 times of 3/2, and इसकी वैल्यू है 365 days. So 1/2 उसका क्यूब कीजिएगा, 1/8 उसका स्क्वायर रूट लीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये ऑलमोस्ट 129 डेज आता है। यहां तक किसी कोई डाउट? No, sir. अरसलान? No, sir. सबको समझ आया? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछता, if there exists a solar system in which a planet revolves around star having mass twice of Earth, twice of Sun. If period of planet is same as
Earth. Find its mean distance. तब इस कंडीशन में आप वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सोलर सिस्टम की बात की जा रही है। आई बात समझ? यस सर। तो पहली चीज मैं अर्थ एंड सन के लिए डिफाइन करूं। सो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ सन टाइम्स आर क्यूब। पहला रिलेशन ये होगा फर्स्ट सोलर सिस्टम के लिए। कोई दूसरा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा तो उसके लिए प्लैनेट उसका स्क्वायर g टाइम्स पाई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय g टाइम्स मास ऑफ वो स्टार टाइम्स rp उसका क्यूब। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा। सो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, 4 पाई स्क्वायर बाय जी कैंसिल आउट, 4 पाई स्क्वायर बाय जी कैंसिल आउट। सो आपके पास बच क्या जाएगा? मास ऑफ स्टार डिवाइड बाय मास ऑफ सन टाइम्स आर ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय उसका क्यूब। आया समझ? यहां तक किसी कोई डाउट? No, sir. अब इनकी वैल्यूज दे रखी है आपको, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा वो सेम स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या किसी डिफरेंट सोलर सिस्टम की बात की जा रही है। तो फॉर डिफरेंट सोलर सिस्टम वी यूज दिस फॉर्मूला एंड फॉर सेम सोलर सिस्टम प्रीवियस टर्म, क्योंकि उसमें मास ऑफ सन दोनों कंडीशन में इक्वल होगा इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। अर्पित कोई डाउट? नो सर। ओके किसी को आज क्लास से रिलेटेड कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो इन तीनों लॉज में? नो सर। ओके सबने लिख लिया यहां तक? Yes, sir. ओके सो इसको पढ़िए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है? आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू।